9 स्वर पवित्र कमल। अपने मन में अचानक प्रकट हुए 9 पंखुड़ियों वाले कमल के फूल को महसूस कर विद्युत पहले तो अचंभित हुआ, फिर उसकी आंखें झिलमिला उठी जैसे उसने कई बातों पर विचार कर लिया हो। अभी हुए चौंकाने वाले टकराव ने विद्युत के क्षितिज को बढ़ा कर दिया था। हालांकि दृश्य समाप्त हो चुका था, सदमा अभी भी उसके दिल में बाकी था, अविस्मरणीय। फूलचंद चाचा और उसका पीछा कर रही तीनों भयानक आकृतियां अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थीं, दम घोंटने वाली हद तक, खासकर उनके द्वारा छोड़ी गई शक्तिशाली विनाशकारी तकनीकें। विद्युत जानता था कि उसने जो दृश्य अभी देखा था वह समय और स्थान को पार कर गया था। वह ब्रह्मांड में था, एक ठंडी उजाड़ जगह जहां सामान्य साधकों को तो जीवित रहने का भी अधिकार नहीं होता, लड़ने की बात तो दूर। फिर भी वे तीनों ऐसी विनाशकारी तकनीकें चला सकते थे, जिसका मतलब था कि उनकी साधना एक निश्चित शक्ति स्तर तक पहुंच गई थी, इतनी कि वे ब्रह्मांड को पार कर सकें, सितारों को तोड़ सकें और चंद्रमा को पकड़ सकें। तीनों भव्य विनाशकारी तकनीकें प्रलय के अंत की तरह शानदार और विनाशकारी थीं, जिसने विद्युत को लंबे समय तक उन्हें भूलने नहीं दिया। लेकिन फिर भी फूलचंद चाचा ने अपनी शक्ति से उन तीनों विनाशकारी तकनीकों को पूरी तरह से रोक दिया और वह स्वयं अछूते रहे। फूलचंद चाचा की साधना शायद उन तीनों से भी अधिक मजबूत थी। हुनफू हुआ, क्या ये फूलचंद चाचा का असली नाम है? दृश्य में सुनहरे कवच वाले व्यक्ति द्वारा पुकारे गए नाम ने विद्युत को यह एहसास कराया कि यह फूलचंद चाचा का वास्तविक नाम हो सकता है। एक गहरी सांस लेकर विद्युत खड़ा हुआ, बिस्तर पर पालथी मारकर बैठ गया, अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और गहरे विचार में डूब गया। विद्युत ने आंखें बंद किए हुए ही अपने मन में पूछा, शून्य, क्या तुमने अभी वह दृश्य देखा? शून्य ने कहा, नहीं। जब वह रक्तनाग जैसी चीज तुम्हारे आत्मचंद्रमा से बाहर निकली तो मैंने उसमें एक अत्यंत भयानक शक्ति महसूस की। जब तक मैं तुम्हें चेतावनी देना चाहता, मैंने पाया कि बहुत देर हो चुकी थी। तुम्हारी दिव्य आत्मा इस भयानक शक्ति से घिर गई थी और फिर तुम एक अजीब स्थिति में चले गए। हालांकि बाद में मैंने पाया कि इस शक्ति में कोई दुर्भावना नहीं थी, इसलिए मैंने इसे रहने दिया। अभी हुई हर चीज से शून्य भी बेहद हैरान था। रक्तनाग रत्न में निहित शक्ति शून्य की अपेक्षा से कहीं अधिक मजबूत थी। शून्य को नहीं पता था कि उस भयानक शक्ति के विद्युत को घेर लेने के बाद वास्तव में क्या हुआ, लेकिन विद्युत की दिव्य आत्मा में अभी अचानक प्रकट हुए 9 पंखुड़ियों वाले कमल के फूल ने शून्य को यह एहसास कराया कि विद्युत को कुछ हासिल हुआ है। शून्य का उत्तर पाकर विद्युत ने अब और संकोच नहीं किया और उसने जो कुछ भी देखा और महसूस किया उसे शून्य को एक भी विवरण छोड़े बिना तुरंत बता दिया। विद्युत को शून्य से कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं थी। विद्युत के चुपचाप बोल चुकने के बाद पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। स्पष्ट रूप से विद्युत की बातों ने शून्य को भी क्षण भर के लिए मौन कर दिया था। बहुत देर बाद शून्य की आवाज फिर से आई। एक रक्तनाग रत्न का माध्यम के रूप में उपयोग करके 1 दशक से भी पहले की घटना को महान जादुई शक्ति के साथ उसमें संरक्षित किया गया, जिससे ये स्मृति अब तक तुम्हारे देखने के लिए बनी रही। इससे ऐसा लगता है कि तुम्हारे फूलचंद चाचा मेरी कल्पना से भी अधिक मजबूत हैं। हालांकि उसने दृश्य को स्वयं नहीं देखा था, लेकिन विद्युत के वर्णन के माध्यम से शून्य ने उस क्षण के महत्व को समझ लिया। अपनी आंखें सिकोड़कर विद्युत ने उन 3 भयानक शक्तिशाली प्राणियों के बारे में सोचा जो फूलचंद चाचा और उसके बचपन के स्वयं का पीछा कर रहे थे, और कहा, सुनहरे कवच वाले व्यक्ति के लहजे को सुनकर ऐसा लगता है कि वे 3 साल से फूलचंद चाचा का पीछा कर रहे थे। तो उस समय से गणना करने पर 3 साल पहले मैं बस एक नवजात शिशु रहा हूंगा। विद्युत की आंखों में एक अजीब रोशनी चमकी। शून्य, दूसरे शब्दों में, मुझे जन्म लेते ही फूलचंद चाचा द्वारा दूर ले जाया गया और फिर उन 3 भयानक शक्तिशाली प्राणियों द्वारा मेरा पीछा किया गया। इसमें मेरे जैविक माता पिता शामिल हो सकते हैं। उसकी आवाज में दुख का एक संकेत था, जैसे उन माता पिता को याद कर रहा हो जिनकी उसे कोई याद नहीं थी। हालांकि तुम्हें अपने फूलचंद चाचा की सुरक्षा के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आखिरकार, जैसा कि तुमने कहा, दृश्य का समय 10 साल से भी पहले का था और तुम अभी सूर्यवंशी परिवार में नहीं आए थे। यह इंगित करता है कि तुम्हारे फूलचंद चाचा तुम्हारे साथ उन तीनों लोगों के पीछा से बच निकले। धीरे से सिर हिलाते हुए विद्युत पहले ही यह पता लगा चुका था, लेकिन फिर उसकी भौहें तन गईं। शून्य, मुझे शुरू में फूलचंद चाचा के मुझे सूर्यवंशी परिवार में छोड़कर अकेले चले जाने के बारे में कुछ संदेह थे। अब ऐसा लगता है कि यह उन 3 भयानक शक्तिशाली प्राणियों से संबंधित हो सकता है। विद्युत ने रक्तनाग रत्न में जो कुछ भी देखा और महसूस किया, उसने उसकी पिछली अटकलों के लिए कुछ पुष्टि प्रदान की। फूलचंद चाचा का जाना उन 3 भयानक शक्तिशाली प्राणियों से अविभाज्य रूप से जुड़ा हो सकता है। अपने दाहिने हाथ से रक्तनाग रत्न को छूते हुए यह अभी भी गर्म और चिकना महसूस हो रहा था, लेकिन विद्युत जानता था कि रक्तनाग रत्न के अंदर की संपत्ति जा चुकी थी। इस समय
रक्तनाग रत्न एक साधारण जेड लटकन में बदल गया था। 0। मुझे लगता है कि फुलचंद चाचा ने इस दृश्य को रक्तनाग रत्न में छोड़ दिया और मुझे इसे देखने दिया, न केवल मुझे कुछ जानकारी देने के लिए, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि मुझे ये दिव्य क्षमता प्रदान करने के लिए। 9 स्वर पवित्र कमल है ना। 9 का 1 में हर कदम पर एक कमल खिलता है। 9 पंखुड़ियों वाला सफेद कमल 0 में खिलता हुआ फुलचंद चाचा द्वारा तीनों दुर्जय विनाशकारी तकनीकों को रोकने के लिए इस्तेमाल किया गया था। शायद फुलचंद चाचा की अपनी साधना अथाह रूप से गहरी थी, लेकिन इसने 9 स्वर पवित्र कमल की अद्भुत और शक्तिशाली प्रकृति को भी साबित कर दिया। हालांकि उसकी दिव्य आत्मा के स्थान में 9 पंखुड़ियों वाला कमल सिर्फ एक प्रकाश प्रक्षेपण था। जैसे ही विद्युत ने अपनी दिव्य आत्मा को उसके पास निर्देशित किया, उसके मन में एक गहरा और रहस्यमय विचार प्रकट हुआ। आधे घंटे बाद विद्युत ने फिर से अपनी आंखें खोलीं, जिसमें खुशी का एक संकेत और एक अनियंत्रित विस्मय और सदमे की भावना प्रकट हुई। 9 स्वर पवित्र कमल 9 कमल की पंखुड़ियों के अर्थ को लेते हुए, एक पंखुड़ी एक महान शक्ति। जब सभी 9 पंखुड़ियां खिलती हैं तो वे 0 को प्रकाशित करती हैं, जिसमें सर्वोच्च गूढ़ता समाई होती है। यह आक्रामक और रक्षात्मक दोनों है, एक महान आक्रामक तकनीक और एक सुरक्षात्मक खजाना कला। इस एक दिव्य क्षमता के साथ यदि किसी की साधना पर्याप्त है तो वह स्वाभाविक रूप से एक अजेय स्थिति में खड़ा हो सकता है, वास्तव में एक असाधारण परम तकनीक। विद्युत की आवाज प्रशंसा से भरी हुई गूंज उठी। फुलचंद चाचा ने उसके लिए जो 9 स्वर पवित्र कमल छोड़ा था, उसकी शक्ति अकल्पनीय थी, जो एक परम तकनीक के दायरे से कहीं अधिक थी। विद्युत 9 स्वर पवित्र कमल को एक परम तकनीक के रूप में वर्णित करना बस इसका अपमान है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो 9 स्वर पवित्र कमल एक दिव्य क्षमता है। दिव्य क्षमता। 0 की बातों ने विद्युत को चौंका दिया, लेकिन उसने उनका खंडन नहीं किया, क्योंकि वह वास्तव में इन सामान्य साधना ज्ञान के बारे में बहुत स्पष्ट नहीं था। उसकी धारणा में उच्च श्रेणी की परम तकनीकें सबसे उच्चतम स्तर थीं जिससे उसका सामना हुआ था, लेकिन 9 स्वर पवित्र कमल की शक्ति बस कुछ ऐसी नहीं थी जिसे एक परम तकनीक चला सके। भूराक्षस व्याघ्र मुष्टि जो तुम्हारे पास वर्तमान में है, वह केवल एक मध्यम श्रेणी की परम तकनीक है, और सूर्यवंशी परिवार का देव बल भ्रामक नागहस्त केवल एक उच्च श्रेणी की परम तकनीक है। लेकिन ये दुनिया कितनी विशाल है। साधकों द्वारा खेती की जाने वाली युद्ध परम तकनीकें इनसे कहीं अधिक हैं। उच्च श्रेणी की परम तकनीकों के ऊपर युद्ध परम तकनीकों के 4 प्रमुख ग्रेड हैं: स्वर्ग, पृथ्वी, गहन और पीला। एक निम्न श्रेणी की पीला स्तर की परम तकनीक में भी एक उच्च श्रेणी की परम तकनीक की तुलना में 10 गुना से अधिक शक्ति होती है। यहाँ तक कि उच्चतर गहन स्तर की बात ही क्या है। जहाँ तक पृथ्वी स्तर और यहाँ तक कि स्वर्ग स्तर की बात है, उनकी शक्ति और भी भयानक है। पहाड़ों को हिलाने और समुद्रों को पलटने में सक्षम है, और केवल उन महाशक्तियों के पास ही इन 2 ग्रेड की युद्ध परम तकनीकें होती हैं। लेकिन यह 9 स्वर पवित्र कमल एक दिव्य क्षमता है। एक दिव्य क्षमता क्या है? यह एक दिव्य माध्यम है, इसलिए एक दिव्य क्षमता। इसलिए ये दिव्य क्षमता स्वर्ग स्तर से भी आगे निकल जाती है, और युद्ध परम तकनीकें अब इसे वर्णित नहीं कर सकती हैं। तुम्हारे फुलचंद चाचा ने तुम्हारे लिए एक दिव्य क्षमता छोड़ी है। ये वास्तव में एक महान भाग्य छोड़ने जैसा है। वह तुम में गहरी आशाएं रखते हैं। 0 ने एक अजीब स्वर में अपनी बात पूरी की, जिसने विद्युत को गहरा झटका दिया और उसे दिव्य क्षमता 9 स्वर पवित्र कमल की बहुमूल्यता और शक्ति को समझाया। उसने फुलचंद चाचा की उससे अपेक्षाओं को भी समझा। फुलचंद चाचा, निश्चिंत रहें, मैं आपको निश्चित रूप से निराश नहीं करूंगा। बुझ। विद्युत ने अपने शरीर के भीतर पवित्र युद्ध शक्ति का संचार किया, जो शक्तिशाली रूप से उमड़ रही थी। लगभग आधी प्याली चाय के बाद विद्युत की मनस्थिति अंततः फिर से शांत हो गई। अपने मन में 9 स्वर पवित्र कमल की साधना पद्धति के बारे में सोचते हुए उसकी आंखें बिजली की तरह थीं, क्योंकि उसने अपनी पहली साधना का प्रयास करना शुरू कर दिया था। विद्युत समझ गया था कि यदि वह शुरू में इसे साध सकता है तो 9 स्वर पवित्र कमल उसका सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता बन जाएगा। बुझ। अपनी आंखें बंद करके विद्युत ने पूरी तरह ध्यान केंद्रित किया। पवित्र युद्ध शक्ति उसके मन में 9 स्वर पवित्र कमल साधना पद्धति के अनुसार प्रसारित होने लगी। जटिल हस्त मुद्राओं ने विद्युत के हाथों को इस क्षण एक खिलते हुए कमल जैसा बना दिया। उसकी पूरी आभा भी इस क्षण अपनी चरम सीमा तक संघनित हो गई। पवित्र युद्ध शक्ति शक्तिशाली रूप से उमड़ रही थी, उसके शरीर के चारों ओर घूम रही थी, और सुनहरी लाल प्राण ऊर्जा अंतहीन रूप से स्पंदित हो रही थी, उसे अपनी सारी शक्ति प्रदान कर रही थी। उसका कसकर बंद चेहरा इस क्षण अत्यंत गंभीर था, और कुछ पसीने की बूंदें पहले ही उसके माथे से सूक्ष्म रूप से नीचे खिसक रही थीं। स्पष्ट रूप से विद्युत ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। बुझ।
फी की सुनहरी पवित्र युद्ध शक्ति अपनी सीमा तक उमड़ पड़ी। उसके हाथ आपस में गुथे हुए थे, एक अत्यंत सुंदर हस्त मुद्रा बना रहे थे। विद्युत ने अचानक अपनी आंखें खोली, फिर एक गहरी दहाड़ निकाली। एक विचार प्रस्फुटित होता है, दुनिया पर राज करता है। मेरे लिए खोलो। गरज। विद्युत की गहरी दहाड़ के साथ एक राजसी बल, जिसमें सर्वोच्च शक्ति समाई हुई लग रही थी, उसके पीछे संघनित हुआ। फीका चांदी का आत्मा चंद्रमा झिलमिलाया और एक अस्पष्ट प्रेत चमक उठा। अगर कोई इसे देखता तो उन्हें पता चलता कि यह एक सुनहरी कमल की पंखुड़ी जैसा दिखता है। बुझ। उसके शरीर की सारी शक्ति और आभा इस क्षण अपनी चरम सीमा तक धकेल दी गई, और विद्युत जो हस्त मुद्राएं बना रहा था वे भी हल्के से कांपने लगीं। फूंक। हालांकि अगले ही पल विद्युत की पूरी आभा अचानक समाप्त हो गई। पवित्र युद्ध शक्ति उसके शरीर के भीतर गायब हो गई और वह भारी सांस लेने लगा, पसीने से तर हो गया। साधना का उसका पहला प्रयास स्पष्ट रूप से विफल हो गया था, लेकिन उसकी आंखों में एक भयानक दृढ़ता चमक रही थी। ये वही दृढ़ता थी जिसने विद्युत को 10 साल के विनाश को सहने और पवित्र नियम मूल को संघनित करने दिया। ये वही दृढ़ता थी जिसने उसे मनुष्य स्तरीय विस्फोटक आत्मगोली का उपभोग करने और फिर अपने जीवन को दांव पर लगाने दिया। एक बार काम नहीं किया तो फिर से थोड़े आराम के बाद विद्युत ने फिर से 9 स्वर पवित्र कमल की साधना शुरू कर दी। शून्य चुपचाप किनारे से देख रहा था, विद्युत को बार बार विफल होते हुए देख रहा था, फिर भी हर बार वह ठीक हो जाता और फिर से शुरू करता। पागलपन नहीं, जीवन नहीं, कितना भयानक बच्चा है। यहां तक कि शून्य भी विद्युत की दृढ़ता से सूक्ष्म रूप से प्रभावित हुआ। साथ ही उसने विद्युत के फुलचंद चाचा हुएंगफू हुआ की भी प्रशंसा की। हालांकि ये दिव्य क्षमता अथाह रूप से शक्तिशाली और अविश्वसनीय रूप से जटिल थी, लेकिन ये ठीक वही थी जिसे विद्युत साधने का प्रयास शुरू कर सकता था। इसलिए शून्य ने विद्युत को 9 स्वर पवित्र कमल साधने से नहीं रोका। 9 स्वर पवित्र कमल। एक विचार प्रस्फुटित होता है, दुनिया पर राज करता है। बुझ। धूम। वह शक्तिशाली शक्ति जिसमें एक भयानक आभा समाई हुई थी, विद्युत के पीछे फिर से प्रकट हुई। धुंधली कमल की पंखुड़ी पिछले दर्जनों विफल प्रयासों की तुलना में कहीं अधिक स्पष्ट थी, लेकिन यह अभी भी पूरी तरह से प्रकट नहीं हुई थी, जो स्पष्ट रूप से इंगित कर रही थी कि इस बार विद्युत अभी भी विफल हो जाएगा। हालांकि इस क्षण विद्युत ने अचानक जोर से दहाड़ लगाई और उसके शरीर के भीतर सुनहरी लाल प्राण ऊर्जा अकथनीय रूप से उमड़ पड़ी। उसके शरीर की गहराई से एक शक्ति जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी, वह बाहर निकलने लगी। मेरे लिए खोलो। इस अचानक प्रकट होने वाली शक्ति का उपयोग करते हुए विद्युत के हाथ, जो अब नहीं कांप रहे थे, तेजी से अंतिम कुछ मुद्राएं बनाने लगे और उसकी शानदार आंखें अपनी चरम सीमा तक चमक उठीं। बुझ। इस प्रकार विद्युत के पीछे एक सुनहरी कमल की पंखुड़ी प्रकट हुई, जो एक फीकी सुनहरी चमक उत्सर्जित कर रही थी, जो स्पष्ट रूप से आत्मचंद्रमा को भी ओवरशैडोड कर रही थी। सुनहरी कमल की पंखुड़ी हल्के से कांप उठी, मानो अविश्वसनीय रूप से नर्म हो। सुनहरी रोशनी पंखुड़ी के चारों ओर हल्के से घूम रही थी, एक अवर्णनीय पवित्रता को बाहर निकाल रही थी, और इसके भीतर एक दुनिया को हिला देने वाली शक्ति छिपी हुई लग रही थी, अभी तक अनलीस्ट नहीं हुई थी। बुझ। हालांकि विद्युत का चेहरा कुछ पीला था, उसकी आंखें भयानक रूप से चमकदार थीं। उसकी उंगलियां तेजी से विपरीत क्रम में पिछली हस्त मुद्राओं के अनुसार मुद्राएं बना रही थीं। उसकी हस्त मुद्राओं के साथ उसके पीछे सुनहरी कमल की पंखुड़ी धीरे धीरे अपनी प्रेत छवि को समाप्त कर दिया, एक बार फिर बिना किसी निशान के गायब हो गई। मैं सफल रहा। मैं आखिरकार 9 स्वर पवित्र कमल की पहली परत, एक विचार प्रस्फुटित होता है, साधने में सफल रहा। विद्युत खुशी से भरा हुआ था, भारी सांस ले रहा था। 9 स्वर पवित्र कमल एक दिव्य क्षमता थी और इसकी साधना की कठिनाई अकल्पनीय थी। विद्युत अपनी पूरी ताकत का उपयोग करते हुए केवल पहली परत, एक विचार प्रस्फुटित होता है, को मुश्किल से ही महारत हासिल कर सका। 9 स्वर पवित्र कमल में कुल 9 परतें थीं और प्रत्येक परत की शक्ति बढ़ेगी। मुझे लगता है कि एक विचार प्रस्फुटित होता है कि शक्ति दिव्य शक्ति की तरह है, अथाह। हालांकि एक बार जब मैं इस चाल का उपयोग करता हूं तो प्रचुर पवित्र युद्ध शक्ति के साथ भी मेरे पास लड़ने के लिए कोई ताकत नहीं बचेगी। ऐसा लगता है कि इस चाल का उपयोग तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि बिल्कुल आवश्यक न हो। अपनी आंखों में असीम दृढ़ विश्वास के साथ उसे एक और तुरुप का पत्ता मिल गया था। साथ ही उसने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि 9 स्वर पवित्र कमल फुलचंद चाचा द्वारा उसके लिए ही बनाया गया लग रहा था। पहले की घातनाक युद्ध व्यूह की महान खोज के साथ मिलकर शतंग महाप्रतियोगिता में विद्युत का आत्मविश्वास और भी मजबूत हो गया। विद्युत, लिनिया, शौर्य, समय हो गया है, हमें अब प्रस्थान करना चाहिए। उसी समय कीर्तिवर्धन की फीकी आवाज विद्युत के कानों में गूंज उठी। 2 दिन क्या ऐसे ही बीत गए?
अपने आप में बुदबुदाते हुए विद्युत चुपचाप खड़ा हो गया। उसके काले बाल उसके कंधों पर गिर रहे थे, उसकी आंखें बिजली की तरह थीं। उसने अपने बगल में खड़ी सप्तऋषि शोधन पेटी को उठाया और दरवाजे की ओर चल पड़ा। कीर्तिवर्धन नगर प्रमुख के महल के अंदर क्विंगिंग पत्थर की पटिया प्लाजा पर विद्युत, लिनिया और शौर्य चुपचाप खड़े थे। उनकी निगाहें मिली, उनके बीच एक मौन समझदारी गुजर रही थी। ऐसा लगा जैसे एक ही नज़र दूसरों के विचारों को समझने के लिए काफी थी, एक जादुई और मुश्किल से प्राप्त संबंध। शौर्य अभी भी अपने अलग थलग व्यवहार को बनाए हुए था, लेकिन विद्युत जानता था कि शौर्य बस उसी तरह का व्यक्ति था। उसकी निगाहें दोनों पर घूमी और विद्युत ने अंदर ही अंदर सिर हिलाया। 2 दिन के आराम के बाद लिनिया और शौर्य दोनों अपनी चरम स्थिति में पहुंच गए थे और उनकी ताकत नश्वर शोधन वीर आत्मा क्षेत्र के शुरुआती चरण में पूरी तरह से स्थिर हो गई थी, जिसमें अस्थिरता का कोई संकेत नहीं था। लिनिया की ठंडी आंखें 1 महीने पहले की तुलना में बहुत नर्म थीं, हालांकि अभी भी शांत थीं। जब उसने विद्युत और शौर्य को देखा तो चिंता और देखभाल की एक अतिरिक्त भावना थी, खासकर विद्युत की ओर। लिनिया को लगा कि 2 दिनों में जब वे एक दूसरे से नहीं मिले थे तो विद्युत में किसी तरह का बदलाव आया था, एक ऐसा बदलाव जिसने लिनिया को रहस्यमयता का एक संकेत महसूस कराया। बुझ शून्य कांप उठा और कीर्तिवर्धन आकाश से नीचे उतरे। उनकी निगाहें तीनों पर घूमी और उन्होंने हल्के से सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि आप सभी ने इन पिछले 2 दिनों में अच्छी तरह से आराम किया। बहुत अच्छा, उस स्थिति में हमें अब और देर करने की आवश्यकता नहीं है। ओह हाँ, मैंने एक बार कहा था कि मैं आप में से प्रत्येक को एक छोटा सा उपहार दूंगा। पकड़ो। जैसे ही कीर्तिवर्धन बोले, उन्होंने अपना बड़ा हाथ हिलाया और 3 प्रकाश की धारियां तीनों व्यक्तियों की ओर उड़ गईं। विद्युत ने लापरवाही से प्रकाश की एक धारी पकड़ी, उसे अपने हाथ में पकड़े हुए। उसने करीब से देखा और देखा कि एक साधारण प्राचीन काली अंगूठी उसकी हथेली में चुपचाप पड़ी हुई थी। ये है। इससे पहले कि विद्युत ये पहचान पाता कि उसके हाथ में क्या है, शौर्य की थोड़ी उत्साहित आवाज अचानक उसके कानों में गूंज उठी। भंडारण अंगूठी, यह एक भंडारण अंगूठी है। जैसे ही शौर्य बोला, विद्युत का दिल भी हिल गया, जिसके बाद खुशी की लहर दौड़ गई। हाँ, ये सही है। मैं तुम्हें 3 भंडारण अंगूठियां दे रहा हूं। इन भंडारण अंगूठियों के साथ शतंग महाप्रतियोगिता में आप तीनों के लिए यह अधिक सुविधाजनक होगा। हालांकि वे केवल निम्न श्रेणी की भंडारण अंगूठियां हैं, अंदर का स्थान एक झांग तक पहुंचता है। अपनी आंतरिक प्राण शक्ति से उन्हें शुद्ध करो और मैंने तुम्हारे लिए कुछ छोटी चीजें भी छोड़ी हैं। बुझ विद्युत ने अपनी पवित्र युद्ध शक्ति को भंडारण अंगूठी में इंजेक्ट किया। चूंकि यह मालिक रहित थी, इसलिए ये जल्दी से उसके द्वारा शुद्ध कर दी गई। भंडारण अंगूठी के शुद्धिकरण के साथ विद्युत का मन हिल गया और उसने स्पष्ट रूप से इसके भीतर लगभग एक झांग का स्थान महसूस किया, जहां कुछ छोटी सफेद जेड बोतलें रखी गई थीं। हुश विद्युत के मानसिक नियंत्रण के तहत उसने पहले सप्तऋषि शोधन पेटी को भंडारण अंगूठी में रखा। लड़ाई के दौरान इस पेटी को ले जाने से हस्तक्षेप होगा, इसलिए इसे अस्थायी रूप से भंडारण अंगूठी में रखना सबसे अच्छा था। फिर एक छोटी सफेद जेड बोतल उसके दाहिने हाथ में दिखाई दी। इसे धीरे से खोलने के बाद एक फीकी, लगभग अगोचर सुगंध बाहर निकली। एक द्वितीय ग्रेड मध्यम स्तरीय कायाकल्प गोली। लिनिया ने भी एक छोटी सफेद जेड बोतल निकाली और पाया कि इसमें एक द्वितीय ग्रेड मध्यम स्तरीय औषधीय गोली थी। द्वितीय ग्रेड मध्यम स्तरीय कायाकल्प गोली, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, किसी की आंतरिक प्राण शक्ति को बहाल कर सकती है। उन तीनों के लिए एक कायाकल्प गोली उनकी आंतरिक प्राण शक्ति की वसूली को तेज कर सकती थी, जिससे ये शतंग महाप्रतियोगिता में एक अत्यंत दुर्लभ गोली बन गई। तीनों ने चुपचाप अपने हाथों में भंडारण अंगूठियों को देखा। लिनिया और शौर्य जैसे उत्कृष्ट परिवार के सदस्यों के लिए भी भंडारण अंगूठियां कुछ ऐसी थीं जो उन्होंने केवल देखी थी, लेकिन कभी उनके पास नहीं थीं। केवल उनके कुलपति और मुट्ठी भर बुजुर्गों के पास वे थे, जिससे वे बेहद अनमोल हो गए थे। अब कीर्तिवर्धन ने उनमें से प्रत्येक को एक दिया था और यहां तक कि औषधीय गोलियां भी तैयार की थीं। पिछले महीने के उनके अनुभवों के साथ इसे जोड़ते हुए विद्युत, लिनिया और शौर्य ने एक दूसरे को देखा। तुरंत बाद तीनों ने एक शब्द के बिना अपने हाथों को एक साथ जोड़ा और कीर्तिवर्धन के सामने एक साथ गहरा नमस्कार किया। कीर्तिवर्धन ने इस नमस्कार को शांति से स्वीकार किया। नगर प्रमुख की दया हम कभी नहीं भूलेंगे। नगर प्रमुख निश्चिंत रहें, इस शतंग महाप्रतियोगिता में हम तीनों दीपांजलि के लिए सम्मान जीतने के लिए नगर प्रमुख के सावधानीपूर्वक पोषण का बदला चुकाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगे। विद्युत के शब्द सॉलमली गूंज उठे, जो उन तीनों का प्रतिनिधित्व करते थे, ईमानदार और गहरे। अपने सामने तीनों युवाओं को देखते हुए कीर्तिवर्धन ने हल्के से सिर हिलाया।
इस शतरंग महाप्रतियोगिता के लिए उन्होंने वास्तव में अपने परिवार की संपत्ति का निवेश किया था। प्राण शक्ति नदी की बहुमूल्यता का उल्लेख नहीं करने के लिए घातनाग युद्ध व्यूह के लिए एक अत्यंत दुर्लभ वस्तु थी और अंतिम भंडारण अंगूठियां और औषधीय गोलियां भी काफी मूल्यवान थीं। मैंने कहा था कि आप तीनों शतरंग महाप्रतियोगिता में मेरे दीपांजलि का प्रतिनिधित्व करते हैं। दीपांजलि के नगर प्रमुख के रूप में मैं स्वाभाविक रूप से अपनी पूरी ताकत से तुम्हें विकसित करूंगा। अब जब मैंने वह कर दिया है जो करने की आवश्यकता थी, बाकी तुम पर निर्भर करता है। कीर्तिवर्धन के हल्के मुस्कुराते हुए शब्द उनके कानों तक पहुंचे और विद्युत, लिनिया और शौर्य ने धीरे से सिर हिलाया। कुछ बातों को कहने की जरूरत नहीं थी, उन्हें अपने कार्यों को इसे साबित करने दें। ठीक है, समय लगभग हो गया है, चलो प्रस्थान करें। बुज अपने बड़े हाथ को हिलाते हुए एक प्राण शक्ति प्रकाश चक्र कीर्तिवर्धन से निकला, जिसने विद्युत और अन्य दो को घेर लिया। कीर्तिवर्धन उन्हें आकाश में उड़ते हुए ले गए, प्रकाश की एक धारी में बदल गए, दीपांजलि महानगर को छोड़कर और शतरंग महाप्रतियोगिता के युद्ध के मैदान की ओर बढ़ गए। शतरंग महाप्रतियोगिता पूर्वी भूमि के 100 मुख्य शहरों की एक लंबी खड़ी भव्य घटना है, जिसकी मेजबानी पहले मुख्य शहर द्वारा की जाती है। ये हर 3 साल में एक बार आयोजित की जाती है और अनगिनत सत्र बीत चुके हैं। सभी का उद्देश्य 100 मुख्य शहरों के बीच युवा प्रतिभाओं की खोज करना है, जिससे उन्हें एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति मिलती है ताकि अंततः बाहर खड़े हो सकें और पहले मुख्य शहर से खेती प्राप्त कर सकें, जिससे पूर्वी भूमि के 100 मुख्य शहरों के लिए ताज़ा खून की भरपाई हो सके। हर शतरंग महाप्रतियोगिता पूर्वी भूमि के सभी युवाओं के लिए सबसे बहुप्रतीक्षित घटना है और हर एक अविश्वसनीय रूप से रोमांचक होता है, जिसमें कुछ प्रतिभाएं चमकती हैं और चकाचौंध भरी चमक के साथ फट जाती हैं। इस बार हालांकि यह अज्ञात था कि त्रैवार्षिक शतरंग महाप्रतियोगिता जल्दी क्यों आ गई, फिर भी इसने पूर्वी भूमि के 100 मुख्य शहरों के सभी युवाओं को उत्साह से उबलने दिया। वे सभी अपने संबंधित मुख्य शहरों का प्रतिनिधित्व करने के लिए तरसते थे। अगर वे कुछ परिणाम हासिल कर सकते थे तो वे न केवल रातों रात प्रसिद्ध हो जाएंगे, बल्कि वे अपने परिवारों और मुख्य शहरों के लिए भी उदार पुरस्कार ला सकते थे। इसके अलावा कुछ दूरदर्शी व्यक्ति जो जानते थे कि इस शतरंग महाप्रतियोगिता को क्यों आगे बढ़ाया गया था, वे लंबे समय से तैयारी कर रहे थे। ये शतरंग महाप्रतियोगिता हाल के दशकों में सबसे क्रूर और शानदार होगी, क्योंकि पिछले सत्र से कई प्रतिभाओं ने भाग नहीं लिया था। वे अब तक अपनी ताकत को रोक रहे थे, सभी का उद्देश्य एक ही स्ट्रोक के साथ अपना नाम बनाना था। विद्युत और अन्य दो इस सब से अनभिज्ञ थे, लेकिन अगर वे जानते भी थे तो वे निस्संदेह निडर होंगे, केवल और अधिक उत्साहित और उत्सुक होंगे। बुज प्राण शक्ति प्रभामंडल द्वारा बनाई गई प्रकाश की धारी आकाश को अत्यंत तेज गति से पार कर गई। 3 या 4 घंटे तक उड़ने के बाद विद्युत को एहसास हुआ कि वह पहले ही कई अपरिचित स्थानों को पार कर चुका है। पिछले 10 वर्षों से उसने कभी भी सूर्यवंशी परिवार को नहीं छोड़ा था और इस प्रकार उसने कभी भी दीपांजलि महानगर को नहीं छोड़ा था। ये पहली बार था जब उसने दीपांजलि महानगर को छोड़ा था और रास्ते में दृश्यों ने विद्युत को नवीनता की भावना महसूस कराए। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, विद्युत ने धीरे धीरे अपनी ताज़ा जिज्ञासा को रोक लिया और साधना की स्थिति में प्रवेश किया। शौर्य और लिनिया, जिन्होंने शुरू में नवीनता की भावना भी महसूस की थी, विद्युत को साधना में प्रवेश करते हुए देखकर उन्होंने भी खुद साधना शुरू कर दी। अनजाने में घातनाग युद्ध व्यूह के प्रमुख के रूप में शौर्य और लिनिया ने पहले ही विद्युत के कार्यों पर हर समय ध्यान देना और खुद को संरेखित करना शुरू कर दिया था। बुज इस प्रकार लगभग 3 और घंटों के बाद यहाँ का आकाश धीरे धीरे गर्म होने लगा, हालांकि उन्हें पता नहीं चला था कि कब। हुश, बुज, स्विश, आकाश में लगातार विभिन्न प्रकाश की धारियां, कीमती चमक या यात्रा के लिए उपयोग किए जाने वाले विशाल उड़ने वाले जानवर दिखाई दिए। हालांकि वे अलग अलग दिशाओं से आए थे, लेकिन वे सभी एक ही दिशा में जा रहे थे। इस तरह के भव्य प्रदर्शन के कारण विद्युत, लिनिया और शौर्य ने भी अपनी साधना समाप्त कर दी और अवलोकन करना शुरू कर दिया। बुज कीर्तिवर्धन द्वारा बनाए गए एक से कम शक्तिशाली नहीं, एक प्राण शक्ति प्रकाश चक्र आकाश में दिखाई दिया। विद्युत ने करीब से देखा और 2 पुरुषों और एक महिला को प्राण शक्ति प्रकाश चक्र के भीतर स्पष्ट रूप से खड़े देखा। सभी 16 या 17 साल के लग रहे थे। नेता महिला थी, हालांकि उसकी उपस्थिति अस्पष्ट थी। उसकी आकृति पतली थी और उसके लंबे पैर विशेष रूप से आकर्षक थे। चिरप, उसके कानों में अचानक एक तेज सुरुचिपूर्ण चीख गूंज उठी। विद्युत ने ध्वनि का अनुसरण किया और देखा कि आकाश और पृथ्वी के बीच एक बाज जैसे दिखने वाला एक विशाल पक्षी जानवर दिखाई दिया। जानवर पूरी तरह से काला था, लगभग 10 झांग लंबा, लगभग 15 झांग का पंख फैलाव था।
सबसे आगे एक लंबा बूढ़ा व्यक्ति बैठा था और उसके पीछे 3 युवा पुरुष क्रम से बैठे थे, अजीब कपड़े पहने हुए और बहुत अजीब दिखावट के साथ। गुर्राना। जैसे ही विद्युत करीब से देख रहा था, कीर्तिवर्धन द्वारा बनाए गए प्रकाश चक्र के पीछे एक चौंकाने वाली तलवार की गूंज अचानक गूंज उठी और इस तलवार की गूंज के साथ एक अतुलनीय तीखी आभा फैल गई। एक पल में यह आगे बढ़ गया। यह एक विशाल प्रकाश तलवार थी। जिस क्षण विद्युत ने इस प्रकाश तलवार को देखा, उसकी आंखें संकरी हो गईं और उसने आदिम वन में मिले तलवार चलाने वाले युवक अभिज्ञान के बारे में सोचा। उस व्यक्ति ने जो कहा था, उसे सोचते हुए उसके दिल में उत्साही युद्ध इरादा भी अनजाने में चुपचाप इकट्ठा होने लगा। शौर्य का एक अहंकारी भाव था। उसने आकाश में एक के बाद एक दिखाई देने वाली अन्य मुख्य शहरों की युवा प्रतिभाओं को भी देखा। उसकी आंखें अप्रत्यक्ष जुनून के साथ जल रही थीं और उसकी लालसा मजबूत और मजबूत हो रही थी। विद्युत और शौर्य की तुलना में लिनिया के ठंडे और सुंदर चेहरे पर कोई अभिव्यक्ति नहीं थी, लेकिन उसकी बर्फीली आंखों से यह देखा जा सकता था कि इस क्षण लिनिया का दिल भी शांत नहीं था। बुझ। एक भयानक गर्मी अचानक क्षितिज से फूट पड़ी, जलती हुई लपटों की तरह। तुरंत विद्युत और अन्य दो का ध्यान आकर्षित किया। उनकी निगाहों के दूर के अंत में एक लगातार जलता हुआ ज्वलंत बादल था। जहां भी यह गुजरा, इसके द्वारा उत्सर्जित उच्च तापमान एक साधारण झील को वाष्पित करने के लिए पर्याप्त था। और जैसे ही विद्युत ने देखा, इस जलते हुए ज्वलंत बादल के भीतर से एक नजर भी विद्युत की ओर देखने लगी। उनकी निगाहें मिली और बाद वाले की आंखें कांप उठीं, जैसे विद्युत को पहचान रही हों। तुरंत बाद ये ज्वलंत बादल अचानक खुल गया, जिसमें हत्या के इरादे से भरा एक युवा चेहरा प्रकट हुआ, जो पूरी तरह से विद्युत को घूर रहा था। साथ ही विद्युत ने भी इस चेहरे को पहचान लिया। ये युगधर था, नश्वर शोधन वीर आत्मा क्षेत्र साधक, जिसने ज्वलंत मुट्ठियों के साथ आदिम वन में तलवार चलाने वाले युवक अभिज्ञान द्वारा और फिर उसके द्वारा एक तलवार और एक मुक्का के साथ भागने के लिए मजबूर किया गया था। ज्वलंत बादल की सतह पर खुलापन चौड़ा और चौड़ा होता गया, अंततः मानव ऊंचाई बन गया। युगधर का गहरा चांदी का आत्मा चंद्रमा उसके पीछे तैर रहा था, जो स्पष्ट रूप से इंगित करता था कि उसने भी इस समय के दौरान नश्वर शोधन वीर आत्मा क्षेत्र के शुरुआती चरण में तोड़ दिया था। दूर से विद्युत को देखते हुए विद्युत ने शांति से उसकी नजर का सामना किया। अचानक इस व्यक्ति ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और अपनी गर्दन के नीचे गला काटने का इशारा किया। एक हत्या की आभा फैल गई। वह विद्युत पर मुस्कुराया, एक मुस्कान बर्फीली ठंडक से भरी हुई थी और फिर ज्वलंत बादल में खुलापन गायब हो गया। विद्युत उस दृश्य से अप्रभावित था जिसे उसने अभी देखा था। उस ज्वलंत मुट्ठी वाले साथी से खतरा विद्युत के लिए कुछ भी नहीं था। अगर इस व्यक्ति ने उसे उकसाया नहीं तो सब ठीक होगा, लेकिन अगर उसने हिम्मत की तो विद्युत उसे बता देगा कि इस बार वह भागने के लिए इतना भाग्यशाली नहीं होगा। आकाश में अधिक से अधिक प्रकाश की धारियां दिखाई दीं। विद्युत ने अचानक महसूस किया कि आसपास का प्राण शक्ति प्रकाश चक्र हल्के से कांप रहा है। फिर उसने गोता लगाने की मुद्रा अपनाई, नीचे की ओर भागते हुए। और विद्युत और अन्य दो की आंखों में दूर की जमीन पर एक अविश्वसनीय रूप से विशाल पत्थर का मंच दिखाई दिया। ये पत्थर का मंच आकार में 1000 झांग था, सफेद जैद स्लैब से डाला गया था, लेकिन ये पहले से ही धब्बेदार और प्राचीन था, जैसे इसने अनगिनत युगों के बपतिस्मा को सहा हो, पहले से ही प्राचीन और गहरा हो गया हो। प्राचीन आभा जो बहती थी, वह किसी की आत्मा में शांति और गहराई की भावना लाती थी। बुझ। कीर्तिवर्धन ने प्राण शक्ति प्रकाश चक्र को तितर बितर कर दिया। उनका भाव शांत था। विद्युत, लिनिया और शौर्य की आकृतियां इससे बाहर निकलीं। जिस क्षण उन्होंने पत्थर के मंच पर कदम रखा, विद्युत ने तुरंत महसूस किया कि कम से कम दर्जनों निगाहें उनकी ओर घूम रही हैं। इन दर्जनों निगाहों में से अधिकांश कुछ सांसों के लिए शौर्य और लिनिया पर टिकी रहीं, कभी कभार उस पर घूमती रहीं लेकिन जल्दी से दूर चली गईं। ये स्पष्ट था कि लिनिया और शौर्य की सार आत्मा के नश्वर शोधन क्षेत्र के शुरुआती चरण में साधना ने इन लोगों का ध्यान आकर्षित किया था। जहां तक विद्युत की बात है, जो वीर आत्मा के नश्वर शोधन क्षेत्र के शुरुआती चरण में अभी अभी पहुंचे थे, उन्हें इन लोगों द्वारा सीधे नजरअंदाज कर दिया गया था। शांत आंखों से विद्युत ने अपने आसपास स्कैन किया और पाया कि ये दर्जनों निगाहें सभी प्रमुख मुख्य शहरों का प्रतिनिधित्व करने वाली युवा प्रतिभाओं से आई थी, जो शतरंग महाप्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आए थे। पुरुष और महिलाएं दोनों थे, कुछ अहंकारी, कुछ आत्मविश्वासी, कुछ आरक्षित। जब विद्युत की निगाहें उन पर घूमी तो उनमें से अधिकांश ने पहले अपनी आंखें संकरी कर लीं, फिर विद्युत के शरीर पर साधना के उतार चढ़ाव को महसूस किया और फिर अवमानना के भाव दिखाए। एक नज़र में विद्युत ने कम से कम 100 प्रतिभाएं पाईं जो सार आत्मा के नश्वर शोधन क्षेत्र के शुरुआती चरण में पहुंच गई थीं, और दर्जनों और जो सार आत्मा के मध्य चरण में पहुंच गई थीं। हालांकि कई प्रतिभाओं ने जानबूझकर अपनी साधना को छिपाया, जिससे दूसरों के लिए पता लगाना असंभव हो गया।
प्रमुख मुख्य शहरों की युवा प्रतिभाओं ने प्रत्येक ने एक जगह पर कब्जा कर लिया। उनके बीच ज्यादा मौखिक संचार नहीं था, केवल निगाहें लगातार एक दूसरे की जांच करती रहीं, उन लोगों को अनदेखा करती रहीं जो ताकत में अपेक्षाकृत कमजोर थे, शक्तिशाली या असामान्य साधना वाले लोगों का प्रारंभिक आकलन कर रहे थे और फिर उनकी दिखावट को याद कर रहे थे। ओम हुश अल्पविराम। आकाश से अभी भी प्रकाश की कई धारियां और कीमती चमक उतर रही थीं, जिसमें लगातार विभिन्न नए युवा चेहरे शामिल हो रहे थे, एक निरंतर धारा। आखिरकार 100 मुख्य शहर पूरे पूर्वी भूमि में फैले हुए थे और शतरंग महाप्रतियोगिता के युद्ध के मैदान तक की दूरी अलग अलग थी, इसलिए सभी का एक ही समय पर पहुंचना असंभव था। दीपांजलि महानगर यहां से बहुत दूर नहीं था। विद्युत, शौर्य और लिनिया खड़े होने के लिए एक अपेक्षाकृत एकांत कोने को मिला। ये सफेद जेड मंच आकार में 1000 फुट था, इसलिए इस पर सैकड़ों लोगों के खड़े होने पर भी यह अभी भी विरल लग रहा था। इस अवलोकन के बाद विद्युत ने वास्तव में कुछ युवा प्रतिभाओं की खोज की जो ध्यान देने योग्य थे। उनसे 1 दर्जन फीट दूर पूर्व में 2 पुरुष और 1 महिला खड़ी थी, जिसका नेतृत्व महिला कर रही थी। वह पतले शरीर वाली लंबी टांगों वाली महिला थी जिसे पहले आकाश में देखा गया था। अब उसका चेहरा पूरी तरह से अनावृत था, उसकी सुंदर विशेषताएं हवा में पूरी तरह से उजागर थीं। यह महिला अत्यंत लंबी थी, एक सफेद और हरे रंग की फॉर्म फिटिंग मार्शल ड्रेस में लिपटी हुई थी, जिससे एक आश्चर्यजनक और आकर्षक वक्र बन रहा था। हालांकि वह एक विवश करने वाली वीर भावना को बाहर निकाल रही थी, जिससे वह अत्यंत लचीली और दृढ़ इच्छाशक्ति वाली दिखाई देती थी। उसके पीछे 2 युवा पुरुष दोनों तरफ खड़े थे। बाईं ओर वाला मौन था, जबकि दाईं ओर वाला चारों ओर देख रहा था। इन तीनों लोगों की साधना सभी सार आत्मा के नश्वर शोधन क्षेत्र के मध्य चरण तक पहुंच गई थी, जो सभी मुख्य शहरों के बीच अत्यंत उत्कृष्ट थी, इसलिए कई लोगों की निगाहें उन पर केंद्रित थीं। विद्युत की आंखों में एक विचारशील नजर चमकी और उसने अपनी नजर हटा ली। उसके उत्तर पूर्व में 3 युवा पुरुष खड़े थे। उनमें से नेता मुर्गियों के बीच एक सारस की तरह खड़ा था, मानो वह 1000 साल पुराने बर्फ के पहाड़ से उभरा हो, ठंडक बाहर निकाल रहा हो। एक काले मार्शल बागे में पहने हुए, उसकी आंखें थोड़ी बंद थीं और वह अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे रखकर खड़ा था। उसकी आभा एक गहरी, विशाल समुद्र की तरह थी, जो उतरती और बहती थी, बहुत दुर्जय थी। ये व्यक्ति अत्यंत शक्तिशाली है, कम से कम सार आत्मा के देर के चरण में, और शायद इससे भी अधिक मजबूत। हालांकि विद्युत ने देखा कि इस व्यक्ति की दिखावट अधिकांश अन्य प्रतिभाओं की तुलना में 1 या 2 साल पुरानी लगती थी। जैसे विद्युत की नजर को महसूस कर रहा हो, आदमी की आंखें अचानक खुलीं, उसकी नजर तेज और दबंग थी, और उसने विद्युत को भी देखा। उनकी निगाहें मिलीं। विद्युत की साधना की खोज के बाद आदमी ने फिर से अपनी आंखें बंद कर लीं और विद्युत ने भी अपनी नजर वापस ले ली। हालांकि उसने नहीं देखा कि आदमी की आंखें अचानक फिर से खुलीं। उसकी नजर बर्फ के 2 टुकड़ों की तरह थी, सावधानी से विद्युत की जांच कर रही थी। ऐसा लगता है कि ज्वलंत मुट्ठियों वाला साधक मुझे कुछ परेशानी देने के लिए दृढ़ संकल्पित है। इस क्षण विद्युत और अन्य 2 के पश्चिम में लगभग 10 फीट की दूरी पर 3 साधक खड़े थे, सभी बैंगनी मार्शल बागे पहने हुए थे। सबसे पीछे खड़ा व्यक्ति युगधर था, जिसने पहले ज्वलंत बादलों में विद्युत की ओर गला काटने का इशारा किया था। इस क्षण युगधर की नजर अभी भी विद्युत पर टिकी हुई थी, उसकी आंखों में खतरनाक रोशनी चमक रही थी और क्रोध और अपमान के निशान कभी कभी उसके चेहरे पर झिलमिलाते थे। हालांकि विद्युत की नजर अब उस पर नहीं थी, बल्कि उसके सामने खड़े अन्य 2 पर थी। उन दोनों की साधना बहुत अधिक थी, खासकर नेता की, जिसका चेहरा गुलाबी था और हल्के से एक ज्वलंत चमक में लिपटा हुआ था, स्पष्ट रूप से एक उच्च निपुण अग्नि विशेषता साधना तकनीक या युद्ध कौशल का अधिकारी था। जैसे ही विद्युत अपनी नजर वापस लेने वाला था, उसने अचानक देखा कि ज्वलंत मुट्ठियों वाले साधक का भाव नाटकीय रूप से बदल गया। जिज्ञासा से बाहर विद्युत ने उसकी नजर का अनुसरण किया और फिर उसकी अपनी आंखों में उत्साह का एक संकेत चमका। अभिज्ञान। विद्युत ने आदिम वन से तलवार चलाने वाले युवक अभिज्ञान को देखा। अभिज्ञान ने एक सफेद मार्शल बागे पहने हुए थे, एक प्रभावशाली चेहरे के साथ, और उसकी पीठ पर एक लंबी तलवार थी। ऐसा लग रहा था जैसे बस वहां खड़े होकर वह एक अद्वितीय तीखी आभा बाहर निकाल रहा था, जैसे उसका व्यक्ति और उसकी तलवार पहले ही एक हो गए थे। उसके पीछे भी 2 तलवार ले जाने वाले व्यक्ति खड़े थे, एक पुरुष और एक महिला, सभी तीनों समान भावों के साथ। अभिज्ञान, ही तुमने कहा था कि तुम शतरंग महाप्रतियोगिता में मेरा इंतजार करोगे। अब विद्युत आ गया है। मैं वास्तव में तुम्हारे साथ एक लड़ाई के लिए उत्सुक हूं। अभिज्ञान से निकलने वाली एक तलवार साधक की अनूठी तीखी धार को महसूस करते हुए विद्युत का दिल इस क्षण पूरी तरह से प्रज्वलित हो गया। उसकी नजर बिजली की तरह अभिज्ञान की ओर छेद गई।
विद्युत जानता था कि अभिज्ञान निश्चित रूप से इसे महसूस करेगा। चिंग, एक फी की तलवार की गूंज सुनाई दी। विद्युत की युद्ध से भरी नजर के तहत अभिज्ञान की तलवार हल्के से कांप उठी। अभिज्ञान की थोड़ी बंद आंखें तुरंत खुलीं। उसकी आंखें तलवारों की तरह, प्रकाश की किरणों की तरह थीं, और उसने तुरंत विद्युत से आने वाली नजर को महसूस किया। क्लैप, उनकी निगाहें हवा में तुरंत मिलीं। अभिज्ञान की आंखें असाधारण रूप से स्पष्ट थीं। विद्युत को देखकर उसकी तलवार जैसी दीप्तिमान आंखें अचानक चमक उठीं और उसने पूरी तरह से विद्युत को देखा। अभिज्ञान, मेरा नाम विद्युत है। शतंग महाप्रतियोगिता, मैं आ गया हूं। अपने होंठों के हल्के से हिलने के साथ विद्युत ने धीरे से ये शब्द बोले। उसकी आंखें बढ़ती युद्ध इरादे से भरी हुई थीं। उसने अभिज्ञान से एक शक्तिशाली आभा महसूस की जिसने उसके पूरे शरीर को उत्साह से काम दिया। मेरी तलवार वास्तव में गूंजती है। बहुत अच्छा विद्युत, तुम और भी मजबूत हो गए हो। ये शतंग महाप्रतियोगिता, अभिज्ञान, व्यर्थ में नहीं आया होगा। अभिज्ञान ने विद्युत के होंठों की हरकतों को समझा और विद्युत ने भी अभिज्ञान के होंठों की हरकतों को समझा। इन दोनों युवाओं ने एक दूसरे से निकलने वाले शक्तिशाली उतार चढ़ाव को महसूस करते हुए उनके खून को प्रज्वलित कर दिया था। ऐसी घटनाएं प्रमुख मुख्य शहरों की प्रतिभाओं के बीच लगातार हुईं। प्रत्येक प्रतिभा की आंखों में दूसरे प्रतिद्वंद्वी थे। उन्हें क्या करना था कि सभी विरोधियों को हराना, अंतिम जीत हासिल करना और इस शतंग महाप्रतियोगिता में सबसे चमकदार बनना। सफेद जेड मंच के ठीक केंद्र में इस क्षण पूर्वी भूमि के 100 मुख्य शहरों के नगर प्रमुख एकत्र हुए। प्रतिभाओं के विपरीत 100 नगर प्रमुख सभी एक दूसरे से परिचित थे। इस समय वे 2 या 3 के समूहों में खड़े थे, शिष्टाचार का आदान प्रदान कर रहे थे, लेकिन इन शिष्टाचारों के बीच बारूद का एक सूक्ष्म संकेत था। हा, पुराने जयंत, मैं कहता हूं, तुम बूढ़े साथी, मैंने तुम्हें 1 साल में नहीं देखा है। तुम इतने मोटे कैसे हो गए? मैंने तुमसे कहा था कम मांस खाओ, नहीं तो तुम इतने मोटे हो सकते हो कि तुम अपनी प्रसिद्ध खजाना कृपाण भी नहीं उठा पाओगे। ओह, हमारे पास कौन है? पुराने सूर्य, तुम मुझसे ऐसा कहने की हिम्मत कैसे करते हो? कौन नहीं जानता कि अगर तुम एक दिन के लिए नहीं पीते हो तो तुम असहज महसूस करते हो। मैं तुम्हें ये भी याद दिलाना चाहता हूं कि सावधान रहना कि एक दिन बहुत ज्यादा न पी लो और नदी में गिर जाओ और बाहर न निकल पाओ। 2 बूढ़े पुरुष, एक लंबा और एक छोटा, एक मोटा और एक पतला, एक दूसरे को लगातार चिढ़ाते रहे। छोटा मोटा वाला हसचंद्र महानगर 100 मुख्य शहरों में से एक का नगर प्रमुख जयंत राव था। लंबा पतला वाला गुरुतारा महानगर 100 मुख्य शहरों में से एक का नगर प्रमुख सूर्य प्रकाश था। ये दोनों कई वर्षों से अच्छे दोस्त थे और अब लगातार एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे थे। अन्य नगर प्रमुख स्पष्ट रूप से इसके आदी थे और मुस्कुराते हुए और शो देखते हुए किनारे पर खड़े थे। हालांकि जयंत राव और सूर्य प्रकाश अपनी तेज जीभ के लिए कुख्यात थे और कोई भी आसानी से उनके क्रॉसफायर में पकड़ा जा सकता था। कुछ अन्य मुख्य शहर के नगर प्रमुख अभी भी शिष्टाचार का आदान प्रदान कर रहे थे, लेकिन विषय अनिवार्य रूप से इस शतंग महाप्रतियोगिता के चारों ओर घूमता रहा। हालांकि उनकी निगाहें सूक्ष्म रूप से 2 अन्य व्यक्तियों के चारों ओर घूमती थीं। उनमें से एक कीर्तिवर्धन था और दूसरा एक अजगर के बागे में एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था। कीर्तिवर्धन ने अजगर के बागे में मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को एक फीकी मुस्कान के साथ देखा। यह आदमी, जिसकी आंखें ड्रैगन की तरह थीं, का नाम विक्रमादित्य था और वह देवपन महानगर 100 मुख्य शहरों में से एक का नगर प्रमुख था। नगर प्रमुख कीर्तिवर्धन, कई साल हो गए हैं। आपका रंग अभी भी स्वस्थ दिखता है। ऐसा लगता है कि आपकी चोटें अब गंभीर नहीं हैं। विक्रमादित्य का लहजा कुछ चंचल था और उसने कीर्तिवर्धन को एक मुस्कान के साथ देखा। हा, नगर प्रमुख विक्रमादित्य, आप मजाक करते हैं। यहां तक कि आपकी चोटें भी ठीक हो गई हैं, तो मेरी छोटी चोटें क्या हैं? नगर प्रमुख विक्रमादित्य, क्या आप सहमत नहीं हैं? कीर्तिवर्धन की आंखें चमकीं और वह भी हंसा। दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर एक साथ हंसी में फूट पड़े। ये दृश्य अन्य नगर प्रमुखों की आंखों में उन्हें हल्के से सिर हिलाने लगा। हर कोई जानता था कि कीर्तिवर्धन और विक्रमादित्य की साधना सभी 100 नगर प्रमुखों के शीर्ष 10 में रैंक करने के लिए पर्याप्त थी। जब वे युवा थे तो वे भी करीबी दोस्त थे, लेकिन बाद में कुछ अज्ञात कारण से वे दुश्मन बन गए। हालांकि वे अभी भी सामंजस्यपूर्ण दिखाई देते थे, अनगिनत खुले और गुप्त संघर्ष हुए थे। उनमें से क्योंकि विक्रमादित्य साजिश रचने में अच्छा था और कीर्तिवर्धन स्वाभाविक रूप से अनइनहिबिटेड था, कीर्तिवर्धन को अधिक नुकसान हुआ। ओह, नगर प्रमुख कीर्तिवर्धन, क्या वे इस बार आपके दीपांजलि महानगर से 3 प्रतिभाएं हैं? मुझे देखने दो जो अभी अभी सार आत्मा के नश्वर शोधन क्षेत्र के शुरुआती चरण में टूट गए हैं, और ओह, यहां तक कि एक छोटा सा साथी भी है जिसने अभी अभी अपना आत्म चंद्रमा संघनित किया है।
हा, पुराने कीर्तिवर्धन, मुझे नहीं पता कि आपसे क्या कहूं। आपके दीपांजलि में वास्तव में कोई नहीं बचा है। आपने एक छोटे से साथी को भी अनुमति दी जिसने अभी अभी अपना आत्मचंद्रमा संघनित किया है शतंग महाप्रतियोगिता में भाग लेने के लिए। यह उसे उसकी मौत के लिए भेज रहा है। विक्रमादित्य ने एक मुस्कान के साथ विद्युत और अन्य दो को देखा। फिर उसने एक और दिशा में खड़े दो पुरुषों और एक महिला की ओर इशारा किया और एक हंसी के साथ कीर्तिवर्धन से कहा, पुराने कीर्तिवर्धन, कम से कम उन्हें शतंग महाप्रतियोगिता में भाग लेने के लिए इस स्तर तक पहुंचना चाहिए। मुझे वास्तव में आपकी 3 प्रतिभाओं के बारे में चिंता है। चिंता मत करो, अगर मेरे देवपुन लोग उनसे मिलते हैं तो मैं उन्हें दया दिखाने के लिए कहूंगा। हा। विक्रमादित्य जिन देवपुन महानगर की 3 प्रतिभाओं का जिक्र कर रहे थे वे ठीक लंबी टांगों वाली वीर और प्रभावशाली महिला और मौन पुरुष और चारों ओर देखने वाला पुरुष थे। कीर्तिवर्धन ने अपनी मुस्कान बनाए रखी। विक्रमादित्य के भाव को देखते हुए कीर्तिवर्धन ने बस हल्के से मुस्कुराया। नगर प्रमुख विक्रमादित्य, ये कहना जल्दबाजी होगी। जो अंत में हंसता है वह सच्चा विजेता होता है। चलो इंतजार करते हैं और देखते हैं। क्या ऐसा है? ठीक है, तो चलो इंतजार करते हैं और देखते हैं। कीर्तिवर्धन और विक्रमादित्य ने एक दूसरे को देखा और फिर दिल से हंसे। ओम। जैसे जैसे समय बीतता गया आकाश अंततः फिर से शांत हो गया। पूरे सफेद जेड मंच पर 100 मुख्य शहरों के 100 नगर प्रमुखों सहित कुल मिलाकर ठीक 400 लोग थे। इस शतंग महाप्रतियोगिता के लिए 100 मुख्य शहरों की सभी प्रतिभाएं आ चुकी थीं। विद्युत ने पहले ही अपनी नजर वापस ले ली थी और आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली थीं। उसने घातनाक युद्ध व्यूह के संबंध में अपनी महान खोज पर विचार करना और परीक्षण करना लगभग समाप्त कर दिया था। उसने इसे जल्द से जल्द लिनिया और शौर्य को सिखाने की योजना बनाई जो घातनाक युद्ध व्यूह की शक्ति को कम से कम और 30% बढ़ा देगा। ओम। तभी पूरे सफेद जेड मंच को एक विशाल आभा ने घेर लिया जिससे सभी प्रतिभाएं चौंक गईं। उसी समय एक राजसी आवाज पूरे सफेद जेड मंच पर गूंज उठी। आप सभी का शतंग महाप्रतियोगिता के युद्ध के मैदान में स्वागत है। ये शक्तिशाली आवाज गूंजते ही सभी प्रमुख शहरों के नगर प्रमुख गंभीर हो गए और सफेद जेड मंच के सामने एक स्थान की ओर एक साथ झुक गए। द्वितीय नगर प्रमुख को प्रणाम। शतंग के 300 प्रतिभाशाली सभी तेज तर्रार व्यक्ति थे और ये देखकर वे भी झुक गए। उनकी आवाजें सम्मान और विस्मय के भाव से भरी थीं। द्वितीय नगर प्रमुख को प्रणाम। सफेद जेड मंच के ऊपर एक विशाल कंपन चमका और गायब हो गया जिससे काले रंग के युद्ध वस्त्र पहने एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति प्रकट हुआ। वह हवा में अपने हाथ पीठ के पीछे रखकर खड़ा था जिसका चेहरा चौकोर था और आंखें नुकीली भयानक थीं, चुभने वाली सुइयों की तरह अत्यंत गंभीर और एक गहरा और अथाह आभा बिखेर रही थीं। यह अचानक प्रकट हुआ मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति वीरेंद्र था जो शतनगरों में से प्रथम प्रमुख शहर का द्वितीय नगर प्रमुख था। मायावी प्रथम नगर प्रमुख के अलावा वीरेंद्र निस्संदेह संपूर्ण पूर्वी क्षेत्र के शतनगरों में नंबर 1 व्यक्ति था। पूर्वी क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण घटना शतंग महाप्रतियोगिता प्रथम प्रमुख शहर द्वारा आयोजित की जाती थी जो शतनगरों पर शासन करता था। प्रथम प्रमुख शहर के द्वितीय नगर प्रमुख के रूप में वीरेंद्र का शतंग महाप्रतियोगिता की मेजबानी करना सबसे उचित था। उसकी स्थिति के अलावा इसका कारण वीरेंद्र की निष्पक्षता और लगभग निर्मम शक्ति भी थी। उसकी आंखों में सही सही था और गलत गलत। कोई भी पक्षपात या चाल उसकी नजर से बच नहीं सकती थी। पूर्वी क्षेत्र के शतनगरों में वीरेंद्र की प्रतिष्ठा प्रथम नगर प्रमुख से भी अधिक थी। लगभग सभी प्रतिभाशाली उसके बारे में सुन चुके थे और उसके चरित्र को जानते थे। इसलिए जब वीरेंद्र प्रकट हुआ तो शतंग के इन सभी प्रतिभाशाली व्यक्तियों ने अपने दिल में एक सिहरन महसूस की। वीरेंद्र की कुछ हद तक कठोर निगाह चारों दिशाओं में घूमी। सफेद जेड मंच पर खड़े 300 प्रतिभाशाली व्यक्तियों ने तुरंत महसूस किया जैसे उन्हें एक गहरी और भयानक नजर से जांचा जा रहा है, मानो उनका पूरा अस्तित्व अंदर और बाहर इस नजर से पूरी तरह से देखा गया हो जिसमें छिपाने के लिए कोई रहस्य न हो। इतने शक्तिशाली नगर प्रमुख कीर्तिवर्धन से भी अधिक। क्या यह एक शक्तिशाली साधक का दबाव है? वीरेंद्र की नजर के नीचे विद्युत ने भी अत्यंत भयानक दमन का अनुभव किया, जैसे यह नजर शून्य को भेदती हुई 10,000 हुआन की शक्ति अपने साथ ला रही हो, उस पर जोरदार वार कर रही हो। यदि कोई कमजोर इच्छाशक्ति वाला साधक होता तो वे इस नजर के नीचे डर महसूस कर सकते थे और अपना संयम खो सकते थे। विद्युत जानता था कि यह वीरेंद्र की ओर से एक परीक्षा हो सकती है। ये देखकर कि कोई भी उसकी नजर के नीचे अपना संयम नहीं खो रहा है, वीरेंद्र ने, जिसने चारों ओर स्कैन किया था, अनजाने में थोड़ा सिर हिलाया, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति कठोर बनी रही।
उसकी राजसी आवाज फिर गूंजी, शतरंग महाप्रतियोगिता हमारे पूर्वी क्षेत्र का त्रैवार्षिक भव्य आयोजन है। अपनी अपनी मुख्य शहरों का प्रतिनिधित्व करने और शतरंग महाप्रतियोगिता में भाग लेने की आपकी क्षमता अपने आप में एक पुष्टि, एक सम्मान है जो ये साबित करती है कि आप सभी अपने अपने मुख्य शहरों की युवा पीढ़ी में सबसे शक्तिशाली हैं। इस बिंदु पर वीरेंद्र रुका। उसने सफेद जेड मंच पर जीवंत और आत्मविश्वास से भरे चेहरों को देखा। जब वह बोल रहा था तो कुछ चेहरे अहंकार से भरे थे, कुछ गहरे बने रहे, लेकिन अधिकांश की आंखों में गर्व की चमक थी। वीरेंद्र के लिए इनमें से कोई भी अप्रत्याशित नहीं था। दुर्भाग्य से मेरी नज़र में आप सभी केवल आत्मसंतुष्ट छोटी मछलियां हैं। आप सोचते हैं कि आप तथाकथित प्रतिभा की आभा लेकर चलते हैं और दूसरों की प्रशंसा का आनंद लेते हैं। वास्तविकता में आप बस अज्ञानी, अनुभवहीन युवाओं का एक झुंड हैं। प्रतिभाशाली हूं, बस कूड़े का एक ढेर। वीरेंद्र के द्वारा जो श्रेष्ठता की स्थिति से बोल रहा था, ये तिरस्कारपूर्ण शब्द अचानक गूंज उठे। वे तुरंत पूरे सफेद जेड मंच पर फैल गए। शतनगरों में से चुने गए हर युवा प्रतिभाशाली के कानों तक स्पष्ट रूप से पहुंचे। वीरेंद्र के शब्द निर्मम थे, आग पर तेल डालने की तरह, स्टील के ब्लेड की तरह। 300 युवा प्रतिभाशाली व्यक्तियों के दिलों में सीधे चुभ रहे थे। युवा लोग अधिकतर गर्मजोशी से भरे और आसानी से उत्तेजित होने वाले होते हैं। जैसा कि अपेक्षित था, वीरेंद्र के शब्दों ने तुरंत इन 300 प्रतिभाशाली व्यक्तियों के भावों में थोड़ा बदलाव ला दिया। सदमा, अवहेलना, क्रोध और आवेग उनके युवा चेहरों पर दिखाई दिए। उनकी आंखें आग उगलती हुई लग रही थीं क्योंकि वे टकटकी लगाकर वीरेंद्र को देख रहे थे। अवहेलना, मैंने तुम जैसे कूड़े के टुकड़े बहुत ज्यादा देखे हैं। हर शतरंग महाप्रतियोगिता में मैं एक बड़ा समूह देखता हूँ। वे सभी तुम्हारी तरह शुरू करते हैं, अविश्वास करते हैं, अवहेलना करते हैं, लेकिन अंत में क्या होता है? वे अभी भी उसी जगह पर वापस चले जाते हैं जहां से आए थे, दूसरों से पराजित होकर दूसरों के लिए सीढ़ी बन जाते हैं। हालांकि उनमें कुछ सच्चे प्रतिभाशाली भी होते हैं। वे दूसरों को सीढ़ी, कसौटी के रूप में इस्तेमाल करते हैं, विजयी रूप से आगे बढ़ते हैं, अजेय होते हैं, अंततः एक अतुलनीय रूप से चमकदार प्रकाश बिखेरते हैं, भीड़ से अलग खड़े होते हैं, जैसे एक बड़ी लहर में रेत को छानना, अंत में हंसते हैं। हमारे पूर्वी क्षेत्र के शतनगरों के सच्चे प्रतिभाशाली बन जाते हैं। वे ही हैं जो प्रतिभाशाली के खिताब के लायक हैं। तुम, हालांकि, नहीं हो। वीरेंद्र के शब्द एक भयंकर आग की तरह थे जिसने सफेद जेड मंच पर मौजूद सभी युवाओं को तुरंत प्रज्वलित कर दिया। उनकी भावनाएं आखिरकार वीरेंद्र के शब्दों से पूरी तरह से उत्तेजित हो गईं और उनकी आभा इस क्षण में उमड़ पड़ी। उत्साही युद्ध भावना और दमित अवहेलना एक ज्वालामुखी से उबलते हुए लावा में परिवर्तित होते हुए लग रहे थे जो भयंकर रूप से फट रहा था। पूरा सफेद जेड मंच वीरेंद्र के उकसावे के तहत अब एक सक्रिय ज्वालामुखी में परिवर्तित हो गया था। क्या वह हमें तोड़ने के लिए बनाने की कोशिश कर रहा है? प्रोत्साहन के शब्दों का उपयोग करके वह सभी की भावनाओं और युद्ध की भावना को पूरी तरह से जुटाता है, जिससे हर कोई लड़ने की एक अजेय इच्छा और खुद को साबित करने, हासिल करने की एक तत्काल इच्छा विकसित करता है। ये शतरंग महाप्रतियोगिता का असली उद्देश्य है। हाँ, मुझे स्वीकार करना होगा, ये रणनीति, हालांकि पुरानी है, हमेशा प्रभावी होती है। विद्युत हल्के से मुस्कुराया। वह अपने पीछे शौर्य के दिल में उमड़ते हुए खून को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। यहां तक कि आमतौर पर अलग थलग रहने वाली लिनिया ने भी अपनी पतली उंगलियों को कसकर जकड़ लिया था। उसकी आंखें तेज थीं। यहां तक कि विद्युत ने भी अपने दिल में गर्मी की लहर महसूस की। हालांकि उसने वीरेंद्र के इरादों का अनुमान लगाया था। वह आखिर में केवल 15 साल का लड़का था। वह भी गर्मजोशी से भरा था। वह भी किसी चीज से नहीं डरता था और सब कुछ चुनौती देने की हिम्मत रखता था। हालांकि 10 साल की चुप्पी ने उसे अपने साथियों की तुलना में कहीं अधिक परिपक्व बना दिया था। कुछ चीजें केवल गहराई से छिपी हुई थीं, न कि गायब या बुझ गईं। इस क्षण शतनगरों के नगर प्रमुख सभी मुस्कुरा रहे थे, अपने शहरों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिभाशाली व्यक्तियों को देख रहे थे। उनकी आंखें बढ़ती उम्मीद से भरी थीं। हर शतरंग महाप्रतियोगिता न केवल इन युवाओं के बारे में थी, बल्कि इन नगर प्रमुखों की प्रतिष्ठा के बारे में भी थी। आखिर अगर उनके शहर का प्रतिनिधित्व करने वाला प्रतिभाशाली व्यक्ति अंततः विजयी हो सकता था, तो उन्हें न केवल चेहरा मिलता, बल्कि नगर प्रमुखों के रूप में उन्हें प्रथम प्रमुख शहर से पुरस्कार भी मिलते। यही कारण है कि उन्होंने अपनी प्रतिभाओं को सावधानीपूर्वक चुना और पूरी तरह से पोषित किया। हालांकि इन सबसे ज्यादा शतनगरों के नगर प्रमुख भावनाओं से भरे हुए थे। ये युवा चेहरे और जो उत्साह वे बिखेर रहे थे, उन्हें उनकी अपनी जवानी की याद दिलाते थे। क्या वे भी अपने सामने इन 300 युवाओं की तरह नहीं थे? समान रूप से गर्मजोशी से भरे, समान रूप से आवेगी, समान रूप से निडर, समान रूप से महत्वाकांक्षा से भरे। वे भी
अपनी जवानी से आए थे। वीरेंद्र को लग रहा था कि वह अपने शब्दों के नीचे प्रतिभाशाली व्यक्तियों के इस तरह होने का आदी हो चुका है। उसका कठोर चेहरा अपरिवर्तित रहा। उसकी नज़र सफ़ेद जेड मंच पर 300 युवाओं के भावनात्मक परिवर्तनों को लगातार देख रही थी, उमड़ती हुई युद्ध भावना और इच्छाशक्ति को महसूस कर रही थी। वीरेंद्र धीरे धीरे बोला, बहुत अच्छा, मैं जानता हूं कि तुम अपने दिलों में अवहेलना करते हो, तो मैं तुम्हें एक मौका दूंगा जो शतरंग महाप्रतियोगिता आयोजित करने का अर्थ भी है। आगे शतरंग महाप्रतियोगिता शुरू होने वाली है। तुम एक स्वतंत्र स्थानिक क्षेत्र में प्रवेश करोगे। इसके भीतर तुम खुद को साबित कर सकते हो, साबित कर सकते हो कि तुम कूड़ा नहीं हो, साबित कर सकते हो कि तुम अंतिम रूप से हंसोगे। और मैं शतनगरों के नगर प्रमुखों के साथ तुम्हें यहाँ देखूंगा, ये देखते हुए कि तुम विजयी रूप से आगे बढ़ते हो, सब कुछ साफ करते हो या ... मरे हुए कुत्तों की तरह रौंद दिए जाते हो। तो कड़ी मेहनत करो, अपने उन्नति के लिए योग्यता प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करो। मैं तुम्हें बताता हूँ, ये शतरंग महाप्रतियोगिता अत्यंत विशेष है। ये केवल शुरुआत है, यही कारण है कि पिछली प्रतियोगिता के केवल 2 साल बाद इसे फिर से आयोजित किया जा रहा है। अवसर तुम्हारे हाथों में है, चाहे तुम अजगर हो या कीड़ा, ये पूरी तरह से तुम पर निर्भर करता है। चाहे तुम जीतो या हारो, तुम्हें किसी और को दोष देने का कोई अधिकार नहीं है। गूंज। जैसे ही उसकी आवाज कम हुई, वीरेंद्र ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और उसे आगे लहराया। उसके शरीर से एक विशाल और असीम कंपन बाहर निकला। पूरा सफेद जेड मंच कांपता हुआ लग रहा था। तुरंत वीरेंद्र के ठीक सामने 300 युवा प्रतिभाशाली व्यक्तियों के ऊपर एक तेज सफेद रोशनी चमकी। जैसे ही यह रोशनी लगातार झिलमिलाती रही, इसने तुरंत सभी की दृष्टि को घेर लिया। ये किस तरह का कंपन है? यह अत्यंत अपरिचित है, अलौकिक है, मायावी है, और फिर भी यह सूक्ष्म रूप से गहरे रहस्य की भावना बिखेरता है। हालांकि उसकी आंखें तीव्र प्रकाश से ढकी हुई थीं, विद्युत ने अभी भी अपने चीकू पर एक अत्यंत अपरिचित और रहस्यमय कंपन को संवेदनशील रूप से महसूस किया। उसने इस तरह का कंपन पहले कभी नहीं देखा था और इसने उसकी जिज्ञासा को बढ़ाया। यह एक स्थानिक पोर्टल के खुलने से निकलने वाला कंपन है। ऐसा लगता है कि इस शतरंग महाप्रतियोगिता का युद्ध क्षेत्र एक स्वतंत्र रूप से बनाए गए छोटे संसार में होना चाहिए। शून्य के शब्द सही समय पर गूंज उठे। शून्य के शब्दों को सुनकर विद्युत की जिज्ञासा और भी गहरी हो गई। स्थानिक कंपन, वह क्या है? अपनी जिज्ञासा को नियंत्रित न कर पाने के कारण विद्युत ने शून्य से पूछा। स्थान एक ऐसी चीज है जिसे शक्तिशाली साधक जो साधना के एक गहरे स्तर पर पहुंच चुके हैं छू सकते हैं। अंतरिक्ष की शक्ति में महारत हासिल करने से व्यक्ति तुरंत विशाल दूरी को पार कर सकता है, शून्य के माध्यम से घूम सकता है। चाहे वह युद्ध के लिए इस्तेमाल किया जाए या भागने के लिए, यह एक अत्यंत दुर्जय तरीका है। अंतरिक्ष की शक्ति अकथनीय है, लेकिन तुम्हारे लिए अभी ये सब बात करना बहुत जल्दी है। जब तुम्हारा साधना क्षेत्र उस स्तर तक पहुंच जाएगा तो तुम्हें स्वाभाविक रूप से समझ आ जाएगी। शून्य के स्पष्टीकरण ने विद्युत की जिज्ञासा को संतुष्ट किया और साथ ही उसकी आगे की खोज करने की तत्काल इच्छा को भी दूर कर दिया। वह जानता था कि शून्य के शब्द झूठे नहीं थे, उसके वर्तमान स्तर पर वह ऐसी चीजों को छूने के योग्य नहीं था। गूंज। आकाश में तीव्र सफेद रोशनी धीरे धीरे गायब हो गई। 300 प्रतिभाशाली व्यक्तियों ने एक साथ अपनी नजर ठीक ऊपर की ओर डाली और फिर उनके तारे थोड़े सिकुड़ गए। उनके सिर के ऊपर लगभग 100 जान लंबा एक प्रकाश द्वार कुछ अज्ञात समय पर प्रकट हुआ था, जैसे शून्य में एक विशाल उद्घाटन सीधे फाड़ दिया गया हो। इसके भीतर रहस्यमय सफेद रोशनी झिलमिला रही थी, जो प्रकाश द्वार के दूसरी ओर एक अज्ञात अंतरिक्ष से जुड़ी हुई लग रही थी। उनके सामने ये दृश्य सफेद जेड मंच पर मौजूद सभी को गहराई से हिला गया। क्या यह अंतरिक्ष का द्वार है? बिल्कुल। केवल शक्तिशाली साधक जिन्होंने अंतरिक्ष की शक्ति में महारत हासिल कर ली है, वे ही अंतरिक्ष का द्वार खोल सकते हैं। मैं इस अंतरिक्ष के द्वार के भीतर से एक दमन की भावना महसूस करता हूँ। हा, ऐसा लगता है कि शतरंग महाप्रतियोगिता का युद्ध क्षेत्र इस अंतरिक्ष के द्वार के दूसरी ओर है। मैं वास्तव में थोड़ा बेचैन हो रहा हूँ। विद्युत ने शांत भाव से झिलमिलाते हुए अंतरिक्ष के द्वार को देखा, जबकि शौर्य के प्रशंसा के उद्गार उसके पीछे लगातार गूंज रहे थे। इस अंतरिक्ष के द्वार के पीछे शतरंग महाप्रतियोगिता का युद्ध क्षेत्र है। हा। लिनिया के छोटे चेहरे पर भी उत्तेजना और लालसा की एक झलक चमकी। वीरेंद्र ने अंतरिक्ष का द्वार खोला, इस स्थान को शतरंग महाप्रतियोगिता के युद्ध क्षेत्र से जोड़ा। उसने धीरे से अपना बायां हाथ उठाया और उसके ऊपर प्रकाश का एक विशाल गोला उभरा। उस प्रकाश के गोले के भीतर हथेली के आकार के कई टोकन तैर रहे थे। फुश। अपने बाएं हाथ की एक नीचे की ओर झटके के साथ
वीरेंद्र के हाथ में प्रकाश का विशाल गोला तुरंत टूट गया और उसमें से सफेद जेड टोकन बाहर निकले जो सफेद जेड मंच पर खड़े 300 लोगों की ओर उड़ रहे थे। उसी समय वीरेंद्र की राजसी आवाज गूंजी, ये शतंग जेड मुहरें इस शतंग महाप्रतियोगिता के लिए तुम्हारी पहचान है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक। स्विश स्विश स्विश, सभी ने अपने हाथ बढ़ाए, या तो पकड़कर या लपटकर। जो शतंग जेड मुहरें उनकी ओर उड़ रही थीं, उन्हें पकड़ लिया और उन्हें ध्यान से जांचने लगे। स्विश, विद्युत ने शतंग जेड मुहर को पकड़ा जो उसकी ओर उड़ रही थी। उसी समय शौर्य और लिनिया ने भी अपनी अपनी शतंग जेड मुहरों को पकड़ा। उनकी आंखें मिली और प्रत्येक ने अपनी शतंग जेड मुहर निकाली। तीनों शतंग जेड मुहरें पूरी तरह से जेड रंग की थीं, हथेली के आकार की थीं और प्रत्येक पर 2 प्राचीन अक्षर उकेरे गए थे, दीपांजलि, और पीठ पर उनके तीनों नाम उकेरे गए थे। ये दीपांजलि महानगर का प्रतिनिधित्व करने वाली शतंग जेड मुहरें थीं और वे विद्युत, शौर्य और लिनिया के लिए इस शतंग महाप्रतियोगिता में भाग लेने की पहचान थीं। उनके हाथों में शतंग जेड मुहरें अब एक हल्की सफेद मौलिक शक्ति से चमक रही थीं। विद्युत का दिल हिल उठा, उसने महसूस किया कि शतंग जेड मुहरों पर सफेद मौलिक शक्ति किसी के द्वारा डाली गई थी और यह अत्यंत विशेष थी। स्पष्ट रूप से ये वीरेंद्र द्वारा किया गया था और इस कार्रवाई का निस्संदेह एक निश्चित उद्देश्य था। जैसे ही हर कोई अपनी अपनी शतंग जेड मुहरों की जांच कर रहा था, वीरेंद्र की आवाज फिर से गूंजी, तुम जो कुछ मैं अब कहने वाला हूं उसे अपने मन में मजबूती से अंकित कर लो, क्योंकि यह इस शतंग महाप्रतियोगिता में तुम्हारे अंतिम परिणामों को निर्धारित करेगा। जैसे ही ये शब्द बोले गए, सफेद जेड मंच पर मौजूद 300 लोगों ने तुरंत अपनी सांस रोक ली और ध्यान केंद्रित किया। सभी वीरेंद्र की ओर देख रहे थे। वीरेंद्र ने कहा, शतंग जेड सील शतंग महाप्रतियोगिता में आपकी पहचान का प्रमाण ही नहीं है, बल्कि यह सीधे आपके अंतिम स्कोर से भी जुड़ी हुई है। मैंने इस जेड सील पर एक विशेष मौलिक शक्ति छोड़ी है जो आपको दिखाई दे रही सफेद मौलिक शक्ति है। ये दर्शाती है कि आपकी शतंग जेड सीलें वर्तमान में पहली सक्रियण अवस्था में हैं। शतंग जेड सील के कुल 4 चरण हैं, जिन्हें उच्चतम से निम्नतम क्रम में रंग के अनुसार विभाजित किया गया है, स्वर्ण, बैंगनी, हरा और सफेद। इसका मतलब है कि आपके पास जो शतंग जेड सीलें हैं वे केवल सबसे निचले पहले चरण में हैं।